हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JKCP स्टडी में। आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके पिछले वीडियो में हम टेंस का टाइप समझे थे। आइए, तो इसका पहचान होता है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में। यहाँ क्रियाओं लिख दे रहे हैं। हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। अब आप सोचेंगे किसके साथ डू लगाएं और किसके साथ डज लगाएं, तो बता देते हैं इसको। ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता, तो ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करेंगे और आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अफर्मेटिव, तो आप सोचेंगे ये क्या है। तो कोई भी टेंस आप पढ़ेंगे तो उसमें चार तरह के सेंटेंस आते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है निगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव को कहीं कहीं पे आपको असर्टिव लिखा मिल जाएगा। असर्टिव, असर्टिव या तो कह लीजिए या अफर्मेटिव कह लीजिए, या कुछ लोग इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं। और सेंटेंस यानी आप असर्टिव सेंटेंस कहिए या अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए या पॉजिटिव सेंटेंस कहिए, तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसको बनाने का फार्मूला क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या ई यस, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं कि राम स्कूल जाता है। अगर दोस्तों आपको ज़िंदगी में टेंस नहीं समझ में आया है, फिर भी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर ही समझ में आ जाएगा। तो आइए बनाते हैं इसको। तो राम स्कूल जाता है, इसका ट्रांसलेट हमको करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या लगाना हमको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने कर्ता होता है। टेंस के पार्ट 1 में आप जा कर के देखेंगे तो उसमें हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है। तो सब्जेक्ट माने कर्ता, तो इसमें कर्ता क्या है, राम। तो राम की अंग्रेजी हम सबसे पहले लगा देंगे, तो ये हो गया राम। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, क्रिया। तो इसमें क्रिया है जाना। आप कह रहे हैं जाना तो नहीं लिखा है, लेकिन जाता लिखा है ना, तो आपको जाता नहीं बोलना है, वो शाब्दिक अर्थ पे उसके जाना है जाना। तो गो मीन्स जाना होता है। इसमें आप ईएस लगा देंगे। कहाँ जाता है, स्कूल, तो लिख देंगे गोज टू स्कूल। बस ट्रांसलेट हो गया। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे है लिखा है तो है का अंग्रेजी इज लगा देते हैं, कुछ लोग आर लगा देते हैं। तो ये गलत बात है, ऐसे गलत हो जाएगा आपका। आपको बस इस फार्मूले पे चलना है तो आपका सही होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे रोहित, रोहित अंग्रेजी पढ़ता है। रोहित अंग्रेजी पढ़ता है, तो लिखेंगे रोहित, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो रीड मीन्स पढ़ना, और उसमें यस या यस लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ता है, इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ईएस लगा और यहाँ पे यस लगा, तो ये भी बता दे रहे हैं हम थोड़ा सा कि कहाँ पे यस लगेगा और कहाँ पे ईएस लगेगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, देखिए जिस वर्ड
जिस वर्ड के अंत में ओ आ जाए, CH आ जाए, SS आ जाए, यक्स आ जाए, ETC, ऐसे इसमें से अगर कोई लास्ट में आ जाता है तो वहाँ पे ES लगाएंगे, बाकी सारे वर्ड्स के अंत में सिर्फ S लगा देंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और जान लीजिए, जैसे अगर आ गया कि मैं गोरखपुर जाता हूँ, जैसे आ गया मैं गोरखपुर जाता हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई हो गया, गो मीन्स जाना, आई गो टू, GKP आप लिख सकते हैं शार्ट में, तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे यस या ES क्यों नहीं लगा, तो देखिए जब बहुवचन करता रहेगा, या आई रहे, यू रहे, या बहुवचन करता रहे, तो वहाँ पर हम यस या ES नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाला अफर्मेटिव आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो आइए जान लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इसका फार्मूला जान लीजिए। सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, जैसे अफर्मेटिव वाले में हम पढ़े थे कि राम स्कूल जाता है, अब उसी को हम बना लेते हैं कि राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, आप हम अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि हमको इस फार्मूले पे चलना है, तभी आपका सही होगा। यही बच्चे गलती कर देते हैं, बस इसको देखेंगे, बस उसका अंग्रेजी लिखते चले जाएंगे तो गलत हो जाता है। आप इसके हिसाब से चलेंगे तो गलत आपका नहीं होगा। तो हम लिख देंगे सबसे पहले राम की अंग्रेजी, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब तो दो होता है, एक डू और एक डज। तो आप सोचेंगे इसमें से कौन वाला लगाएं हम, तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं साफ साफ कि ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये राम अकेला है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज लगाएंगे, राम डज, फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे, राम डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, समझ में आ गया आपको निगेटिव। तो ऐसे बनता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें निगेटिव में एक चीज़ और आता है, नेवर। नेवर मतलब होता है ना कभी नहीं। तो वाक्य में अगर कभी नहीं की चर्चा की गई हो तो उसके लिए नेवर लगाते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। देखिए तो इसमें कभी नहीं आया हुआ है ना, तो हम लिखेंगे ही नेवर टेल ए लाई, ही नेवर टेल ए लाई। तो अगर कभी नहीं वाक्य में आया रहेगा तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ। तो आइए इसके आगे देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं,
एक वह कि क्या से शुरू, जब वाक्य क्या से शुरू हो, और एक वह होता है कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन सी, कितना, कितने, किसका, किसको आदि शब्द आए वह। तो दो तरह के सेंटेंस होते हैं, दोनों के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहे हैं। एक का तो हम लिख दिए हैं पहले से कि जब वाक्य क्या से शुरू हो, तो ये पहले वाले के लिए हो गया। और दूसरे वाले के लिए क्या होगा, दूसरे वाले के लिए होगा कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम सबसे पहले लगा देंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। यही चीज़ उतारना है हमको यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो दो सूत्र हो गया। तो जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो पहला वाला लगाएंगे, और जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आ जाएगा तो ये वाला सूत्र हम लगाएंगे। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, एग्जाम्पल कि क्या आप खेलते हो, क्या आप खेलते हो। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये वाला सूत्र लगाएंगे कि ये नीचे वाला सूत्र लगाएंगे। तो आपको पता ही है कि जब वाक्य क्या से शुरू रहेगा तो हमको ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, तो इस सूत्र के हिसाब से हमको क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू, यू माने तुम या आप दोनों होता है। तो क्या, क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे तो डू या डज में से कोई एक हमको लगाना है, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे ना। तो अगर यू रहता है तो हम आगे डू लगाते हैं। तो देखिए डू, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, आप, तो डू यू प्ले, बस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है। तो बन गया। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। अब देखिए कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं कि लोग कहते हैं कि क्या की अंग्रेजी तो व्हाट होती है, तो व्हाट से शुरू कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। गलत कैसे है आप समझ लीजिए। देखिए अगर हम इसी चीज़ को कहें कि आप क्या खेलते हैं, जैसे आप क्या खेलते हैं, क्या खेलते हैं, तो देखिए ये क्या बीच में आ गया। तो अभी अभी हम बताए हैं कि जब प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो ये दूसरा वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, तो क्या की अंग्रेजी हमको सबसे पहले लगाना रहेगा, तब हम लिखेंगे व्हाट, व्हाट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब व्हाट डू, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है, व्हाट डू यू प्ले। ठीक है, दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया ना। तो जब प्रश्न सूचक शब्द बीच में रहेगा तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगा देंगे। ठीक है, फिर बाकी यही वाला सूत्र यहाँ भी है, बस इसमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, एक चीज़ इसमें और होता है, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको, कि जैसे जब कभी हाउ मच, हाउ मेनी, हुज वर्ड आए वाक्य के बीच में तो उनसे संबंधित उनके नाउन्स भी उनके साथ आते हैं। ठीक है, जैसे अगर कह दिया जाए कि बिल्ली कितना दूध पीती है, यहाँ देख लीजिए, बिल्ली कितना दूध पीती है, तो सबसे पहले कितना की अंग्रेजी लगाएंगे। तो देखिए कितना आप इसमें से ढूंढ सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से नोटबुक में। हाउ मच, तो आप लिखेंगे हाउ मच,
अब देखिए ये कितना किसके लिए आया, दूध के लिए आया है। कितना किसके लिए आया है, इस दूध के लिए आया है। तो दूध की अंग्रेजी भी साथ में लिख देंगे, हाउ मच मिल्क डज द कैट ड्रिंक। ठीक है। और अगर बीच में हु आ जाए, हु माने कौन, तो उसका हम ट्रांसलेट अफर्मेटिव सेंटेंस के तरह करते हैं। ठीक है। जैसे तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो लिखेंगे हु टीचस यू इंग्लिश। क्लियर। अब देखिए इसके बाद एक और होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारा फार्मूला जो आपने इंट्रोगेटिव में पढ़ा है वही रहेगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इसका बस आप एक नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम रूल लिख दे रहे हैं कि इस प्रकार के वाक्यों के अनुवाद करते समय, इस प्रकार के वाक्यों के अनुवाद करते समय सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं, नॉट लगाते हैं। ठीक है। और सारा फार्मूला इंट्रोगेटिव का ही रहेगा। ठीक है। एक बना के दिखा देते हैं। जैसे राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो आप देख रहे हैं इसमें प्रश्न भी किया गया है और नहीं भी आया है, क्वेश्चन वर्ड भी आया है और नहीं भी आया है। तो जब क्वेश्चन वर्ड भी आए और नहीं भी साथ में आए तो समझ लीजिएगा कि वह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तो हम बनाएंगे राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो इंट्रोगेटिव में जो दूसरा वाला फार्मूला हम लिखे थे उसी के अनुसार हम बनाएंगे। तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लगा देंगे, लिखेंगे व्हाई डज राम, और उस सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट लगा देंगे, व्हाई डज राम नॉट गो टू स्कूल। क्लियर हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जा कर के, कमेंट बॉक्स में आप जा कर के, ठीक है, आपको अगर कोई क्यूरी है, कुछ पूछना है तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।